चैप्टर नंबर 18 है लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स, इन विच वी डिस्क्राइब जेंट्स दैट कैन इम्प्रूव their behavior through diligent study of their own experiences। इस चैप्टर की जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहले वी विल स्टडी लर्निंग एजेंट्स, what are learning agents, and then afterwards we will study supervised or inductive learning, and then after that we will study decision tree learning। अब जो सबसे पहले है बेटा हमारे पास क्वेश्चन वो है कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग है क्या। कि गिवन दिस आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 2 में डिफरेंट एजेंट्स की टाइप्स को स्टडी किया था, और उसमें जो सबसे आखिरी हमारे पास एजेंट की टाइप हमने काइंड ऑफ टाइप जो देखी थी वो थी लर्निंग बेस एजेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी हम उसी लर्निंग एजेंट को मज़ीद, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारा एजेंट है वो लर्निंग करे। ठीक है, सबसे पहला हमने डिस्कस किया पॉइंट वो ये है कि जो लर्निंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एजेंट अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है बाय इट्स एक्सपीरियंस, कि उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं ओवर द टाइम जो उसको उसको उसने हासिल किए हैं उसकी बेस के ऊपर वो अपनी फ्यूचर के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन क्यों पेश आई है, लर्निंग इज एसेंशियल फॉर अननोन एनवायरमेंट्स व्हेन डिजाइनर लैक ओमनीसाइंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास है कि हमारे पास खुद प्रोग्रामर है कोई, जब वो कर रहा होता है प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसमें क्या साइंटिस्ट नहीं है, यानी कि उसको हर चीज़ का नहीं पता कि क्या होगा। ये हमारा एजेंट जो है एजेंट है वो पॉसिबली किस स्टेट किस किस प्रॉब्लम को टैकल करेगा, मे बी। इसको देखें कि अननोन एक रोबोट डिज़ाइन किया है और उसने किसी मेज़, यानी कि जो ये बुल बुलैया नहीं होती इसको इंग्लिश में मेज़ कहते हैं, उसके अंदर से उसने मूव करना है। तो अगर तो आपने वो एजेंट तैयार किया है और आपको एक बुल बुलैया या एक का पाथ का पता है और आपने उसको हार्ड कोड कर दिया है, तो वो जो एजेंट है सिर्फ उसी बुल बुलैया उसी मेज़ के अंदर काम करेगा। और अगर हमारे पास एक कोई न्यू मेज अननोन एनवायरनमेंट हो तो उसके अंदर फिर आपका एजेंट फ्लॉप हो जाएगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेज एक आपने उसको आपको पता था आपने उसको आपने उसको फीड कर दी, उसने उसके ऊपर काम कर लिया, वहाँ पे तो वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एक नई जगह पे वो फ्लॉप हो जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कि उसने उसको कैसे ट्रेवर्स करना है। ठीक है जी, उसके बाद है लर्निंग इज यूजफुल एज अ सिस्टम कंस्ट्रक्शन मेथड, expose the agent expose the agent to reality rather than trying it right to down। ठीक है, वो अब तमाम चेंजेस जो हैं वो ओवर द टाइम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी स्टॉक मार्केट प्राइसेस हैं उनकी प्रेडिक्शन के लिए अगर आपने कोई एजेंट तैयार किया है, तो डॉन डिस्कस कर रहे थे कि वाई वुड वी वांट एन एजेंट टू लर्न। उसमें हमने बात की सबसे पहले कि हमारा जो एजेंट है वो ओमनी साइंस नहीं है, यानी कि उसको नहीं पता हर चीज़ का। तो फिर जैसे कि एक मेज़ है उसमें न्यू हमारे पास आ जाती है, न्यू मेज़ आ जाती है, उसका नया लेआउट आ जाता है, तो हमारा एजेंट अगर लर्निंग एजेंट नहीं है तो वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ऐसे ही उसके बाद हम कहते हैं कि लर्निंग इज यूजफुल एज अ सिस्टम कंस्ट्रक्शन मेथड, फॉर एग्जांपल एक्सपोज द एजेंट टू रियलिटी रेदर देन ट्राइंग टू राइट इट डाउन। ठीक है, तो अब जैसे कि आप
आपको स्टॉक एक्सचेंज का पता होगा, उसका जो डाटा है, तो वो उसकी प्रेडिक्शन अगर हम करना चाहें तो वो आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो अगर आपको प्रोग्राम करने का कहें कि आप उसका प्रोग्राम बनाएं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बजाय कोई ऐसा लर्निंग एजेंट हो जो खुद ही ये सारा सीख ले और उसके मुताबिक एक्ट करे। या इसकी एक और बड़ी लर्निंग एजेंट की जो नीड है उसके लिए एक बड़ी अहम एग्जांपल या आपके सामने मैं रखता हूँ। वो ये है कि आप अगर आपको फेस रिकॉग्नाइज करना हो किसी पर्सन का तो आप कैसे करते हैं? अगर आप विजुअली आपकी आंखों से देख के आपने किसी भी फैमिली मेम्बर का या क्लास फेलो का फेस बड़ा इजीली कर सकता है, बड़ा इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन अगर ये सेम टास्क मैं आपको दे दूं कि आप मुझे सी या सी प्लस प्लस या डॉट नेट या जावा जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है, तो उसके अंदर आपने मुझे एक प्रोग्राम बना के देना है जो आपकी क्लास फेलो का फेस रिकॉग्नाइज करे। तो क्या आप ऐसा प्रोग्राम बना के दे सकते हैं आप में से कोई स्टूडेंट कि सी या सी प्लस प्लस या कोई भी आपकी लैंग्वेज जो आपको आती है उसके अंदर आपने प्रोग्राम छोटा सा बनाना है जो ये करे कि आपके वो प्रोग्राम को अगर कोई पिक्चर दिखाई जाए तो वो रिकॉग्नाइज कर ले। फर्ज करें वो आपकी क्लास की किसी स्टूडेंट की पिक्चर है, तो आप ये कर सकते हैं जी? क्लास में कोई बता सकता है कि आप में कोई है जो इसको प्रोग्राम कर सके इस चीज़ को? हाँ जी, किधर हैं जी? MSCIT के प्रोग्रामर बताएं बेटा, आप में से कोई है जो कर सकता है कोडिंग के थ्रू इसको? सर इसके लिए पहले तो सर उनकी जो पिक्चर है डेटाबेस में सेव होंगी, वहां से फिर वो कंपेयर करेगा उन्हें। कैसे करेंगे? मैं आपको प्रोग्राम लिखने का कह रहा हूँ, तो वो क्या क्या स्टेटमेंट्स आप लिखेंगी, क्या क्या स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, क्या क्या लूप्स, क्या चीजें लगाएंगे? एक सर एक सर जो आपको इसके अंदर तो एक तो मतलब हमारे फेस में कुछ ऐसे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बाई मतलब एज जितनी मर्जी हो वो चेंज नहीं होते हैं, हाँ जी, कुछ ऐसे फैक्टर। तो इसमें जो 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 अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो तो आई रेटिना को जो है ना वो स्कैन करते हैं, फेस लेकिन रिकॉग्नाइज अभी करना है, फेस जिस रिकॉग्नाइज करना है। हाँ जी सर, फेस रिकग्नाइज में सर ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे सर वो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं उसकी। मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मेरे को बताएं ना कि वो क्या कौन से स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे। आपका ये टास्क है कि आपने एक फेस रिकग्नाइजर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? सर आपने वो सी इसके बारे में तो भी पहले केस स्टडी जो कुछ देखनी पड़नी है, फिर ही इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। केस स्टडी देखनी पड़ेगी। हाँ जी, अच्छा, लेकिन सर ये मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा, इससे पहले भी इस पे थोड़ा सा मैंने सर पढ़ा था इसके बारे में, तो उधर भी यही था कि कुछ एट्रीब्यूट्स आपके फेस पे होते हैं ऐसे जो मतलब आपकी जो अर्ली एज से लेके एट द एंड तक जब ना तब तक वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये पाइथन में इसका कोड भी मुझे मिला था, बल्कि एक शायद ना किसी ने इसके अंदर एक एपीआई बनाई हुई है पाइथन के अंदर ही कोई, तो वो यूज करके इजीली आप इसको कर भी सकते हैं। हाँ है था सर इसका। सर अगर सी प्लस प्लस में देखें तो सी प्लस प्लस में इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, पाइथन से मशीन लर्निंग से होगा जो फेस रिकॉग्नाइज करता है। हाँ, फेस तो रिकग्निशन जो है वो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स करेंगी, आप कोड नहीं कर यस सकते। सर, अपन आपसे कहो ना कि हार्ड कोड करें खुद, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर मैं उससे कहूँ कि हार्ड कोड फॉर लूप इफ ये वो लगा के करें, वो नहीं कर सकता, वो फेस रिकग्नाइज नहीं कर सकता। इसके लिए हमें लर्निंग एल्गोरिदम्स चाहिए जिसको मशीन लर्निंग है। ये जो अभी चैप्टर है ये बेसिकली काइंड ऑफ मशीन लर्निंग हम अभी पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग इसके चैप्टर का नाम है, लेकिन वो बेसिकली इसको अगर पूरा कहेंगे तो ये मशीन लर्निंग है, ठीक है? तो वो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स की मदद से वो फेस रिकग्नाइज होगा। अगर आपको कहीं एज ए प्रोग्रामर डिज़ाइनर कि आप कोडिंग करें, कोडिंग इन सेंस जो अभी आपने पढ़ी हुई है, तो आप उस कोडिंग में आप किसी का फेस रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज़ एक साबित हुई कि जो लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत अहम है, और ये एक आम कॉमन फीचर आजकल हो गया है किसी भी ऐप के अंदर फेस को रिकग्नाइज करना। तो वो फेस को रिकग्नाइज थ्रू लर्निंग ही करेंगे, थ्रू लर्निंग एल्गोरिदम्स करेंगे, ठीक है? तो सर इसका कोड भी तो पहले किसी ने किया ही था ना बेटा, वो एल्गोरिदम डिज़ाइन किए ना, वो कोड का मतलब ये है कि वो आप उसको उसको कहीं
कोड का मतलब है कि आप कहें कि जी उसका नोज ऐसा होना चाहिए, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसका जो भी आप फीचर कह रहे हैं कि जो चेंज नहीं होते वो ऐसे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर करेंगे तो वो नहीं कर सकेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो आपको इमेज, जो भी अगर लाइव पिक्चर है या इमेज है उसको लेंगी और उसके ऊपर उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगी, खुद से करेंगी, आपसे पूछेंगी नहीं कि हमने क्या करना है। वो जो भी लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जिस तरीके से वो काम करेंगी, वो उसके मुताबिक वो पिक्चर से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगी, जिसको हम फीचर्स कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे जी। वो पिक्चर से जो फीचर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उस फीचर्स के बाद उसके ऊपर कोई भी लर्निंग, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग की एल्गोरिदम अप्लाई की जाएगी जो कि उसका फेस को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। तो ये कोडिंग होगी, इसमें कोडिंग होगी, लेकिन कोडिंग जो आप पहले कर रहे हैं वो कोडिंग नहीं होगी, बल्कि आपने कोडिंग करनी है एक लर्निंग एल्गोरिदम। आपने एक लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है, ये आपने कोडिंग करनी है। उसके बाद उस लर्निंग एल्गोरिदम ने आगे सारा काम करना है, उसने रिकग्नाइज करना है, उसको डिटेल का पता है, उसने सब कुछ करना है, ठीक है। आपने फिर कुछ नहीं करना, आपने उसको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं बतानी, ना ही आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोडिंग होगी, लेकिन अब कोडिंग का स्टाइल चेंज हो गया। अब आपको एक एल्गोरिदम, लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो कि क्या करेगी, वो डाटे की मदद से आप जितने भी फेसेस हैं उसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेगी, क्या डिटेल है, वो आगे आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम उसको सबको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। लर्निंग मॉडिफाइज द एजेंट्स डिसीजन मैकेनिज्म टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो जो लर्निंग है वो क्या करती है जी, एजेंट का डिसीजन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। जस्ट टू रिकॉल, ये आपके सामने मैंने लर्निंग एजेंट की जो डायग्राम है वो दोबारा से यहाँ पुट कर दी है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने इसको देखा था, मे बी आप उसको भूल गए हो, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपके सामने एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा से शो कर दिया है ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें, देख सकेंगे वो क्या थी। तो आप देखेंगे हमारे पास इसकी एजेंट की बॉडी है और एनवायरनमेंट है। एजेंट है थ्रू सेंसर्स एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है। उसके बाद क्या है जी, जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है इसमें क्रिटिक है जो कि हमें फीडबैक देता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग एजेंट है जो कि लर्निंग करता है, जो कि अपनी थ्रू डिफरेंट ओल्ड डाटा हम कह सकते हैं। और हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि प्रॉब्लम जनरेटर है, जो कि एक्सप्लोर करता है, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस एलिमेंट की हमने बात की थी कि जो हमने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स जो एजेंट के टाइप्स देखी थी, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्स एजेंट था, मॉडल बेस्ड एजेंट था, ठीक है, और यूटिलिटी बेस्ड है, गोल बेस्ड है। ये परफॉर्मेंस एलिमेंट बेसिकली वो सारे का सारा वही एक एजेंट है, ठीक है जी। तो उस एजेंट को बाय एडिंग दीज कंपोनेंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक लर्निंग एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पिक्चर को आपने forms of learning, any component of an agent can be improved by learning from data। ये हमारे पास जो एजेंट है उसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग फ्रॉम डाटा। द इम्प्रूवमेंट्स एंड द टेक्निक्स यूज टू मेक देम डिपेंड ऑन 4 मेजर फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि बड़े अहम हैं। सबसे पहला है विच कंपोनेंट इज टू बी इम्प्रूव, कि हम कौन सा कंपोनेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये डिसाइड करना है हमने कि हम कौन सा कंपोनेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरा फैक्टर है व्हाट प्रायर नॉलेज द एजेंट ऑलरेडी हैज, हमारे एजेंट के पास पहले से कौन सा नॉलेज मौजूद है, ठीक है, क्या क्या उसको पता है। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में, पिछली क्लास में बात की कि हमारे पास जो सेंसरलेस वैक्यूम क्लीनर था, उसको जियोग्राफी का पता था कि उसकी जो वैक्यूम क्लीनर की जियोग्राफी क्या है, कि उसके सेल्स हैं ए और बी, 2 सेल हैं, तो ये जियोग्राफी का उसको पता था। या ऐसे ही अगर और भी हमारे पास एजेंट्स हैं तो उसको देखना है हमने कि उसके पास क्या प्रायर नॉलेज है। उसके बाद व्हाट रिप्रेजेंटेशन इज यूज फॉर डाटा एंड द कंपोनेंट,
तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमने इस्तेमाल की है। तो इन चैप्टर 2 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज या रिप्रेजेंटेशन टाइप्स। उसमें हमारे पास एटॉमिक थी, फैक्टर थी, स्ट्रक्चर थी। आप देखें कि इस चैप्टर के अंदर हम जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे वो बेसिकली फैक्टर्ड होगी। फैक्टर्ड मतलब कि हमारे पास जो डाटा है कॉलम रोज की फॉर्म में होगा। इससे पहले जो चैप्टर 4 तक हमने स्टडी किया है उसमें हमने जो रिप्रेजेंटेशन देखी है वो एटॉमिक देखी है। वो एटॉमिक एक जो नोड है, ट्री का एक नोड जो है वो हमारे पास बेसिकली एक एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यहाँ पे अब हम ट्रीज की बात इन सेंस जो रिप्रेजेंटेशन वाइज अब नहीं करेंगे। आल्दो यहाँ पे ट्री आप देखेंगे लेकिन वो अब रिप्रेजेंटेशन वाइज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्टेड फॉर्म में होगी, यानी कॉलम रोज की फॉर्म में होगी। तो वो अभी हम एग्जांपल जब करेंगे आगे जाके तो फिर वहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो डाटा है वो कॉलम्स की फॉर्म में मौजूद है, रोज की फॉर्म में मौजूद है। और बेटा इसके बाद हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है विच इज नोन एज फीडबैक। व्हाट फीडबैक इज अवेलेबल टू लर्न फ्रॉम। तो किस तरह का फीडबैक अवेलेबल है जिससे हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। तो हम बारी बारी इनको मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि ये कैसे हमें लर्निंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास है जो कंपोनेंट्स टू बी लर्न। बेटा ये वही कंपोनेंट्स हैं जो हमने चैप्टर 2 में डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स में हमने इसको डिस्कस किया था। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा से मेंशन किया गया है। डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम कंडीशंस ऑन द करंट स्टेट टू एक्शंस। ठीक है, तो ये सिंपल वो रिफ्लेक्स एजेंट हमारे हम उसकी बात कर रहे थे। ये रिफ्लेक्स एजेंट में यही होता है कि कंडीशन एक्शन रूल्स को उन्होंने मैप किया होता है। A means to infer relevant properties of the world from the percept sequence। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्फर का मतलब है नतीजा अखज़ किया जाता है relevant properties of the world from the percept sequence। अगर हमारे पास percept sequence में कोई चीज़ मिसिंग है, यानी कि पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी है, तो इस केस के अंदर हम पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम इन्फर करते हैं। ठीक है, नतीजा अखज़ करते हैं, सोचते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि ये, ताकि हमारी जो पिक्चर कंप्लीट हो जाए और उससे हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट द वे द वर्ल्ड इवॉल्व्स एंड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द पॉसिबल एक्शंस द एजेंट कैन टेक। अब ये इंफॉर्मेशन कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है और उसके अपने एक्शन की वजह से क्या क्या चेंज आएगी, इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू लर्निंग। ये वो सारे के सारी कंपोनेंट्स है बेटा जो हमने टाइप ऑफ एजेंट्स के अंदर इन सबको हमने डिस्कस किया हुआ पहले से। इसके बाद है यूटिलिटी इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड स्टेट्स। उसके बाद है एक्शन वैल्यू इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ एक्शंस। और लास्टली हमारे पास है गोल्स दैट डिस्क्राइब क्लासेस ऑफ स्टेट्स हुज अचीवमेंट मैक्सिमाइजेस द एजेंट्स यूटिलिटी। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे लर्निंग एजेंट के, जिन इन तमाम कंपोनेंट्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू लर्निंग। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। रिप्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप के लिए हैं, जस्ट टू रिकॉल। ये इंडक्टिव लर्निंग क्या होती है। लर्निंग आ जनरल फंक्शन आर रूल फ्रॉम स्पेसिफिक आउटपुट इनपुट आउटपुट पेयर्स, इसको हम इंडक्टिव लर्निंग कहते हैं। देयर आर बेसिकली 2 काइंड ऑफ लर्निंग, इंडक्टिव लर्निंग और डिडक्टिव लर्निंग। या इंडक्शन और डिडक्शन ये बड़े कंसेप्ट्स हैं, आपने डिफरेंट जगहों पे पढ़े होंगे। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ये होता है कि हम एक चीज़ जो एक इवेंट है जो बार बार इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा एक ही दफ़ा हो रहा है, तो उसकी उस डाटा की मदद से जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे या लर्निंग होगी उसको इंडक्टिव लर्निंग कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट पेयर्स कि अगर कोई इनपुट दी जा रही है और उसकी आउटपुट आ रही है, कोई इनपुट है उसकी
आउटपुट आ रही है और आप देखें कि अक्सर वो सेम आउटपुट होती है, सेम इनपुट की अक्सर सेम और आउटपुट हो, तो ऐसी चीज़ को हम इनपुट आउटपुट पेयर्स कहते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो हमारे पास लर्निंग है वो इंडक्टिव लर्निंग है। जैसे मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया हो कि अगर दो दोस्त इकट्ठे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो आपने एक दिन उसको ऑब्जर्व किया, फिर आपने अगले दिन ऑब्जर्व किया, फिर एक दिन और फिर ऑब्जर्व किया, तो जब आपने उसको काफ़ी दफ़ा ऑब्जर्व कर लिया कि वो दोनों दोस्त इकट्ठे आते हैं यूनिवर्सिटी, तो फिर आप इस लर्निंग से कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी रहेगी। वो आसानी क्या होगी कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी वो दोनों एक ही जगह से आते हों या दोनों का रास्ता सेम हो, ठीक है, या कोई और जिससे आप ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी। ऐसी लर्निंग को इंडक्टिव लर्निंग कहते हैं। इसमें रिपीटेडली जो चीज़ें हैं, रिपीटेड रिलेशंस जो हो रहे हैं, बार बार हो रहा है, तो उसकी मदद से जो डिसीजन मेकिंग हम करने में हमें आसानी रहती है, उसको कहते हैं इंडक्टिव। उसके बाद बेटा हमारे पास एनालिटिकल डिटेक्टिव लर्निंग, गोइंग फ्रॉम अ नॉन जनरल रूल टू अ न्यू रूल दैट इज लॉजिकली इंटेल्ड। इसमें लॉजिकली हम जनरल से स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ आते हैं, और ख़ास तौर पे प्रोपोजिशनल लॉजिक खास तौर पे इसकी एग्जांपल है, आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है डिटेक्टिव लर्निंग में, कि उसमें बड़ा फेमस जो आर्गूमेंट है कि all humans are mortal, Socrates is also a human being, so therefore Socrates is also mortal, कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, तो सुकरात भी इंसान है, तो इसका मतलब है सुकरात भी फ़ानी है। तो ये क्या जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो हमारे पास कंक्लूजन था, वो हमने क्या किया, डिटेक्शन की, डिड्यूस की, नतीजा अखज़ किया। ये हमने कहा कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, ये एक रूल है, ठीक है, फ़र्ज़ करें, और उसके बाद हमने कहा कि सुकरात भी इंसान है, तो इसका मतलब है वो भी फ़ानी होगा, ठीक है। तो ये हमने नतीजा अखज़ किया, ठीक है। तो इस तरह की जो लर्निंग है उसको हम कहते हैं डिटेक्टिव लर्निंग, ठीक है। प्रोपोजिशनल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आप देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं और कंपोनेंट्स के मतलब हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बेसियन नेटवर्क है फॉर द इन्फ्रेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन थ्योरेटिक एजेंट। बेसियन या बाइस थ्योरम या बाइस रूल जो है वो स्टैटिस्टिक का, प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा अहम रूल है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज डिसीजन कर सकते हैं किसी चीज़ के मतलब, या किसी चीज़ के मतलब प्रोबेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इन्फ्रेंस कर सकते हैं, नतीजा कर सकते हैं। उसके बाद फैक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड आउटपुट्स दैट कैन बी आइदर अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू और डिस्क्रीट वैल्यू। तो ये अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी, वो एटॉमिक नहीं होगी, ठीक है। तो फैक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स आगे आ रही हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये फैक्टर रिप्रेजेंटेशन में कॉलम रो की फॉर्म में हम चीज़ों को डील करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फीडबैक टू लर्न फ्रॉम, ठीक है, कि हमें कौन सा लर्निंग के लिए कौन से फीडबैक या किस तरह के कितने फीडबैक अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो फीडबैक है उसकी जो काइंड है उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और क्लस्टरिंग, in which the agent learns patterns in the input even though no explicit feedback is supplied. For example, a taxi agent might gradually develop a concept of good traffic days and bad traffic days. तो ये बेटा ये वो लर्निंग है जिसमें हम उसको हम बात कर रहे थे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो इसमें हमें कोई फीडबैक नहीं दिया जाता और एजेंट खुद ही से चीज़ों को कैटेगराइज कर देता है। जैसे टैक्सी ड्राइवर एजेंट है, वो कुछ डेज को एज ए गुड ट्रैफिक डेज के तौर पे कैटेगराइज करता है, कुछ को बैड ट्रैफिक डेज की साथ कैटेगराइज करता है। उसको फीडबैक नहीं मिला, उसने खुद से कर दिया। मे बी
गुड ट्रैफिक डेज में उसको अच्छी टिप मिल जाती हो, बैड ट्रैफिक डेज में उसको टिप ना मिलती हो, या गुड ट्रैफिक डेज में उसको उसका जो आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम ना हो, या आप कह सकते हैं कि पैसेंजर ज़्यादा मिले, और बैड ट्रैफिक डेज में उसके उल्टो। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं एक चीज़ को डिसाइड करने में। या हमारे पास अगर हम और भी कोई बात करें, ठीक है, फर्ज करें अभी मैं आपको फ्रूट्स की बात बता रहा था कि अगर हमारा एजेंट है जिसने फ्रूट्स को क्या करना है, फ्रूट्स को कैटेगराइज करना है। अब जो हमारा एजेंट है उसको हम कहते हैं कि फ्रूट्स को कैटेगराइज करें, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन सा फ्रूट, किस फ्रूट का क्या नाम है। एप्पल, उसको पता नहीं कि एप्पल, उसके पास बकेट ऑफ फ्रूट्स है, उसको अब ये नहीं पता कि इसमें एप्पल कौन से हैं, इसमें मैंगोज कौन से हैं, या इसमें कोई और फ्रूट कौन सा है। उसको बस उसको हमने ये कहा कि आप उसको कैटेगराइज करो, तो वो क्या करेगा, वो जो एक ही तरह के मिलते जुलते जो फ्रूट्स हैं उनको एक साइड पे रख देगा, जो दूसरी तरह के मिलते जुलते फ्रूट्स हैं उसको दूसरी साइड पे, एंड सो ऑन। तो ऐसी हमारे पास लर्निंग है, उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड और क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एक बड़ा कॉमन नेम है, अगर आपने सुना हुआ है क्लस्टर, ठीक है, तो ये क्लस्टर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बेटा हमारे पास क्लस्टरिंग के बाद जो सेकंड काइंड ऑफ फीडबैक है, इट इज नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। In this kind, the agent learns from a series of reinforcements or rewards or punishments. For example, the lack of a tip at the end of the journey gives the taxi agent an indication that it did something wrong. The 2 points for a win at the end of a chess game tells the agent it did something right. ठीक है, तो ऐसी जो हमारे पास फीडबैक होगी उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है सुपरवाइज्ड लर्निंग, which is very famous and commonly used, and we shall also discuss in our coming classes. तो क्या है supervised learning? The agent observes some example input-output pairs and learn a function that maps from input to output. In component 1 above, the inputs are percepts and the outputs are provided by a teacher who says break or turn left. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जो पेयर्स हैं उसके ऊपर हम फंक्शंस को लर्न करते हैं। ये फंक्शन हमने सीखने हैं, ये लर्न करने हैं, ठीक है, तो यही फंक्शंस हैं। इसमें ऐसी जो फीडबैक है उसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड। इस सुपरवाइज्ड का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास जो टीचर है यहाँ पे वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कि आपके पास क्या है, ठीक है। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगेन कि इसमें 2 फेजेस आमतौर पे होती हैं, ट्रेनिंग फेज और टेस्टिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या है कि पहले उसको ट्रेन किया जाता है एजेंट को। तो उसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वही फ्रूट वाली एग्जांपल है एजेंट की। तो अब हमने उसको टास्क असाइन करना है कि वो तमाम जो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं उनको अलग करे, कैटेगराइज करे। तो अब जो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, हम एजेंट को पहले बताएंगे, बकेट ऑफ फ्रूट्स हम उसको देंगे और उसको बताएंगे कि ये एप्पल हैं, ये मैंगोज हैं, ये कोई और फ्रूट है। उसके बाद फिर हम एक नई बकेट ला के उसमें से उसको उसके सामने रखेंगे और उससे कहेंगे कि हाँ अब इसमें से जो जितने फ्रूट्स हैं उनको अलग करो, क्योंकि हमने उसको पहले बता दिया है। तो थ्रू फीडबैक सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हमने उसको ट्रेन कर दिया है कि इसका कौन से फ्रूट्स हैं। अच्छा, सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? इन सेमी सुपरवाइज लर्निंग वी आर गिवन अ फ्यू लेबल्ड एग्जांपल्स and must make what we can of a large collection of unlabeled examples। ठीक है, तो इसमें सेमी सुपरवाइज में क्या होता है कि हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स होती हैं जो लेबल्ड होती हैं, यानी कि जिनका हमें बताया जाता है कि ये एप्पल हैं, ये मैंगोज हैं, ये ऑरेंजेस हैं, ठीक है।
और फिर हमने उसकी बेस के ऊपर काफ़ी जो ज़्यादा तादाद है उसके जो अनलेबल है उसको हमने क्लासिफाई करना होता है, उसके ऊपर लर्निंग करनी होती है। इस टाइप को फीडबैक को हम सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। अब जो बाकी हमारे पास है चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 18 है, उसमें हमने जो मेन फोकस करना है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर करना है और देखना है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करती है और क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं या कुछ बेसिक इसकी बातें हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गिवन अ ट्रेनिंग सेट ऑफ n एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो बेसिक, वो उसमें मैंने अभी आपको बताया भी कि हमारे पास होता है एक डाटा सेट। ठीक है, डाटा सेट बेसिकली हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो वो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या हो सकती है हमारे पास डाटा सेट कि मैं एक छोटा सा डाटा सेट बनाता हूँ। तो वो डाटा सेट ये है कि आपकी क्लास के तमाम स्टूडेंट की हाइट और वेट। ठीक है, मैं एक एक्सेल की फाइल में या वर्ड की फाइल में या किसी डेटाबेस में किसी भी जगह पे ये इंफॉर्मेशन लिखता हूँ अपने पास कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसका वेट क्या है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा डाटा मेरे पास इकट्ठा हो गया तो इसको मैं डाटा सेट कहूँगा। ठीक है, अब डाटा सेट ये हो गया। अब मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू एक प्रोग्राम बनाना है। और वो प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम ये है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट की हाइट बताऊं तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली मुझे उसका वेट बता दे स्टूडेंट का। ठीक है, अब मैंने इंटेलिजेंस लर्निंग के थ्रू इंटेलिजेंस की बात करें, मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन ऐसे करना है कि अगर मैं उसको उसकी स्टूडेंट की हाइट बताऊं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो मुझे उसका बेस्ट गेस दे, वो बताए, प्रिडिक्ट करे कि उसका उस स्टूडेंट का वेट कितना होगा। तो अब ये सारा होगा लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू और उसमें जो कैटेगरी है जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके थ्रू होगा। अब वो कैसे ये काम करेगा, वो जो एक पूरा डाटा सेट है जो अभी मैंने आपको बता दिया कि वो फाइल जो हमारे पास बनी है जिसमें स्टूडेंट के वेट हैं और उनकी हाइट है, वो एक पूरा डाटा सेट है। अब हम क्या करते हैं, उस डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब जो डाटा सेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट। ये वो हैं, लेट्स सपोज आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट का डाटा हमने इकट्ठा किया है। अब हम क्या करते हैं, उस फाइल की दो फाइलें बना लेते हैं। एक के अंदर 75 स्टूडेंट का डाटा है और जो बाकी दूसरी फाइल है उसके अंदर सिर्फ 25 स्टूडेंट का डाटा है। एक फाइल को हम ट्रेनिंग सेट कह देते हैं और दूसरे को टेस्ट सेट कह देते हैं। ठीक है, अब जो डाटा सेट है बेसिकली अब दो पार्ट पे मुश्तमिल है, एक ट्रेनिंग सेट है और एक टेस्ट सेट है। इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग सेट जो 75 स्टूडेंट का डाटा है ये हम अपनी एल्गोरिथम को देते हैं। हम कहते हैं कि सीखो सीखो के वेट का क्या रिलेशनशिप है हाइट के साथ, ये आपने सीखना है। और ये सीखेगा थ्रू सम फंक्शन, ये उसका कोई फंक्शन डिवाइस करेगा, कोई एक फंक्शन तैयार करेगा, मैथमेटिकल फंक्शन जो आपने पढ़े हुए हैं एफएससी वगैरह में, अगर आप बीएससी में अभी आप अगर आप बीएससी मैथ वगैरह में किया तो आपको पता है। तो एक फंक्शन सीखेगा, वो फंक्शन बताएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे होगा, ट्रेनिंग सेट के अंदर। जब ये वो सीख लेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो टेस्ट सेट है, टेस्ट सेट में जो 25 स्टूडेंट का डाटा है उसमें हम क्या करेंगे, हम उसकी जो हाइट है वो तो रहने देंगे, हाइट का डाटा रहने देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसका जो वेट का डाटा है वो वहाँ से डिलीट कर देंगे और हम कहेंगे अपने प्रोग्राम से कहेंगे भी बताओ अब ये जो 25 स्टूडेंट हैं जो टेस्ट सेट है इनकी प्रेडिक्शन करो, इनका हमें बताओ कि इनका वेट कितना होगा।
हाइट उसको उसके उसको पता होगी, और वेट जो हमने डिलीट कर दी थी उसने बूझना है, उसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अब वेट प्रोग्राम बताएगा। फिर हम जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो वेट प्रोग्राम ने बताया है और जो हमने डिलीट किया था, उसको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा जो प्रेडिक्शन है और जो एक्चुअल है, प्रेडिक्टेड वेट है और जो एक्चुअल वेट है, अगर तो दोनों करीब है, कॉमन है, तो हम कहेंगे कि हमारे एजेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अगर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे एजेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट है वो क्या है, गिवन अ ट्रेनिंग सेट ऑफ n एग्जांपल्स इनपुट आउटपुट पेयर्स। अब जो इनपुट आउटपुट पेयर्स को कैसे लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn। तो यही जो फाइल है जो अभी मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट की, तो अगर मैंने उसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, उसमें हमारे पास है x1 जो है ना, बेसिकली वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास उसका वेट है। ठीक है, वेट, उसको हम वेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो वेट है। और जो y1 है वो उसकी सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, जो x1 है ये उसकी हाइट है और y1 उसका वेट है। तो हम उसको हाइट देंगे और उसका वेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये डाटा है x1 y1, एक पर्सन है, ये एक स्टूडेंट का डाटा है। फर्ज करें रोल नंबर 1 है, तो x1 पे उसकी हाइट आ जाएगी और y1 पे उसका वेट आ जाएगा। फिर ऐसे x2 पे स्टूडेंट नंबर 2 जो है उसकी हाइट आ जाएगी, फिर उसका वेट आ जाएगा, हाइट वेट अप टू n कोई नंबर हो सकता है। अगर आपकी क्लास है तो उसमें 100 हैं बच्चे हैं तो 100 होगा, अगर 25 हैं तो 25 होंगे। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ वी शो दिस इज हाउ वी शो आवर डाटा। ठीक है, उसके बाद है डिस्कवर अ फंक्शन h। हमने एक फंक्शन डिस्कवर करना है जिसका नाम है h दैट अप्रोक्सीमेट्स द ट्रू फंक्शन f। ठीक है, जो h है वो ट्रू फंक्शन नहीं होगा, असल रिलेशनशिप क्या है उसका हमें नहीं पता, ना पता कर सकते हैं, विच इज f। तो हम क्या करेंगे, उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, यानी कि करीब करीब उसको लेके जाएंगे। द फंक्शन h इज हाइपोथेसिस। अब जो हमारा अप्रोक्सीमेट फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, लर्निंग इज अ सर्च through the space of possible hypotheses for one that will perform well। ठीक है, ये बड़ी क्रिटिकल लाइन है और ये इस चैप्टर के रिलेशनशिप आपके पिछले जो 4 चैप्टर आपने पढ़े हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को शो कर रही है। लर्निंग इज अ सर्च, फिर दोबारा इसको देखिए, लर्निंग इज अ सर्च। तो चैप्टर नंबर 2, 3, चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर हम क्या करते रहे हैं, सर्च ही तो करते रहे हैं, यही काम करते रहे ना। तो अब हमने क्या पोज किया, लर्निंग को भी एज ए सर्च के तौर पे पोज कर रहे हैं यहाँ पे कि लर्निंग भी सर्च है। लेकिन इस सर्च में क्या होता है, अ सर्च थ्रू द स्पेस ऑफ पॉसिबल हाइपोथेसिस। वहाँ पे हमारे पास जो स्टेट स्पेस थी चैप्टर 3-4 में, स्टेट स्पेस ऑफ डिफरेंट नोड्स हमारे पास थे, ग्राफ या ट्री के अंदर नोड्स थे, वो हमारी स्टेट स्पेस थी। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट स्पेस है वो हाइपोथेसिस की स्टेट स्पेस है। यहाँ पे ट्री नहीं है, ट्री की स्पेस नहीं है, स्टेट स्पेस नहीं है, यहाँ पे हाइपोथेसिस की स्टेट स्पेस है। और हाइपोथेसिस हमने ऊपर के फंक्शन में, मैंने आपको ऊपर की लाइन में, ऊपर के पॉइंट में बता दिया है कि जो हमारे पास फंक्शन होगा जो जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हजारों हाइपोथेसिस हो सकते हैं और हमने उसमें से एक हाइपोथेसिस सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे ही है जैसे हम कहेंगे अच्छा आप 50 स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे पूछूंगी बताओ कि ये बताओ कि आज अगर फर्ज करें पाकिस्तान इंडिया का मैच हो है क्रिकेट तो कौन जीतेगा। ठीक है, तो मैं उस स्टूडेंट को उसको
अप्रिशिएट ज़्यादा करूँगा वो मेरे पास क्या है, तो उसकी प्रेडिक्शन मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट के करीब तरीन होगी। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट के करीब तरीन अगर उसकी प्रेडिक्शन होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास हाइपोथेसिस है वो बेस्ट है। ठीक है, तो अब इसी तरह और भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे अब मैं आपको वेरी शॉर्ट के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, तो उसमें एक्स का कॉलम है और एक वाई का कॉलम है। ठीक है, तो फर्ज करें एक्स के कॉलम में लिखा है 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 6, और यहाँ पे 4 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 9। ठीक है, तो मैं अब आपसे कहता हूँ कि x और y के ऊपर मुझे बताएं कि x का क्या फंक्शन है y के साथ। ठीक है, तो हमने y का और x का रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक फंक्शन एक छोटा सा बना के दें। तो आप में से एक स्टूडेंट करता है कि y इज इक्वल टू, फर्ज करें वो कहता है x 2x x प्लस 2। एक स्टूडेंट मुझे ये फंक्शन बना के देता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे फंक्शन ये बना दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल डाटा है। ठीक है, अब जो मुझे स्टूडेंट ने जो डाटा जो फंक्शन बना दिया वो ये है। अब हमने देखना है कि क्या इसका जो रिजल्ट है और ये एक्चुअल है उसमें कितना डिफरेंस है। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें, इसको ड्रा करें, तो अगर y इज इक्वल टू 2x होगा, तो फिर अगर मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ तो पहला है 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, दोनों मैच कर गए। अब जो दूसरा 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। अब अगला है 4, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा और फर्क आ गया। ठीक है, कुछ मैच किया कुछ नहीं किया। अब ये एक स्टूडेंट ने मुझे फंक्शन बना दिया, एक स्टूडेंट ने मुझे अपना हाइपोथेसिस पेश किया है। अब एक और स्टूडेंट है वो कहता है कि नहीं सर ये उसका फंक्शन उसने आपको ठीक नहीं बना दिया, तो अब मैं आपको ठीक बना देता हूँ। और वो ठीक ये है कि अब जो y है ना वो बेसिकली एक्स स्क्वेयर के बराबर है, x प्लस 2 के बराबर नहीं है, वो एक्स स्क्वेयर के बराबर है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके डाटा को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास इसका जो डाटा x और y के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या होगा कि पहला x2 है तो उसका स्क्वायर लेंगे 4। वेल वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया, ये तो हमारे एक्चुअल से मैच कर गया। अब दूसरा 3 है, तो अगर हम उसका स्क्वायर ले लें 3 का तो वो हो जाएगा 9। तो एक्चुअल डाटा 6 है, लेकिन जहाँ पे 9 है तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। चलें, उसके बाद मैं 4 का ले लेता हूँ, तो वो उसका जो स्क्वायर है वो 16 है। ठीक है, अब मुझे ये एक और स्टूडेंट बना दिया, उसमें एक तो मैच कर गया, बाकी 2 में फर्क है। ये एक और हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब एक और तीसरा स्टूडेंट है, वो भी मुझे कुछ एक और स्टूडेंट इस तरह का फंक्शन बना देता है। वो कहता है कि नहीं सर आप y जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं है, बल्कि y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दे, ये फंक्शन आप बनाए। ठीक है, ये इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके जो एक्चुअल डाटा है उसके करीब करीब होगा। ठीक है, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दी। इस तरह अगर आप 50 स्टूडेंट हैं ना तो आप मुझे 50 के 50 अपने हाइपोथेसिस बना के दोगी। ठीक है, अब उसमें से मैं एक सिलेक्ट करूंगा बेस्ट हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो कि मेरे एक्चुअल डाटा के करीब तरीन होगा, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमने करना है, तो हमने जो बेस्ट होगा ना वो हमने सिलेक्ट करना है। लर्निंग इज अ सर्च through the space of possible hypothesis for one that will perform well। तो लर्निंग क्या है, यही सारे हाइपोथेसिस होंगे इस तरह के, और उसमें से हमने सर्च करना है बेस्ट वन। ठीक है, to measure the accuracy of the hypothesis we give it a test set of examples। तो ये देखिए कि हमने पहले उसको ट्रेन किया ऑन द सम पार्ट ऑफ द डाटा सेट, और फिर उसके बाद जो दूसरा जो पोर्शन था उसके ऊपर हमने उसको टेस्ट किया, और फिर वहाँ पे देखा कि उसकी परफॉर्मेंस
कैसी है, अगर एरर ज़्यादा होगी तो उसकी परफॉर्मेंस बैड होगी, अगर एरर कम होगी तो इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको मेंशन करें, फाइंड अ हाइपोथेसिस h स्मॉल h सच दैट h is approximately equal to f. ठीक है, given a training set of examples, we say a hypothesis generalizes well if it is correctly predicts the value of y for novel examples. ठीक है, तो अगर हम कहें कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जनरलाइज करता है, यानी कि वो सूटेबल है, तब कब, जब वो हमारे पास नॉवल एग्जाम्पल्स, नॉवल का मतलब है अननोन, मुख्तलिफ, कोई हमें पता ही नहीं है, कोई एक स्टूडेंट आ जाता है क्लास में, नया स्टूडेंट आ जाता है, 50 की क्लास थी तो मैंने सारा डाटा लेके एक जो डाटा है उसको आपकी क्लास का उसके ऊपर मैंने उसको ट्रेन किया, टेस्ट किया, प्रोग्राम मैंने अच्छा हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो एक प्रोग्राम, जो एक एजेंट जो आपकी क्लास के ऊपर मैंने डिज़ाइन किया, वो सेम प्रोग्राम मैं किसी बीएस के सेक्शन के ऊपर जाके अप्लाई करता हूँ। अब मैंने वहाँ पे उनके ऊपर ट्रेनिंग नहीं की, बस मैंने अप्लाई किया, उनका डाटा लेके उसके ऊपर अप्लाई किया। तो अगर आपकी जो एजेंट है, जो आपके डाटा के ऊपर जिसकी ट्रेनिंग हुई है, अगर वो बीएस की किसी सेक्शन के ऊपर भी जाके ऐसा ही अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका मतलब है कि आवर प्रोग्राम जनरलाइजेस वेल, तो वो जनरलाइज हो गया, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अननोन एग्जांपल्स, नॉवल एग्जांपल्स के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म किया है उसने। ठीक है, और अगर वो वहाँ पे जाके जनरलाइज नहीं होता, वहाँ पे जाके वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसने जनरलाइज नहीं किया। ठीक है, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव टू काइंड ऑफ टेक्निक्स, एक को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, 2 मिनट की बात है बस। क्लासिफिकेशन, when the output y is one of the finite set of values such as sunny, cloudy or rainy, the learning problem is called classification and is called boolean or binary classification if there are only 2 values. अगर हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है, वो डिस्क्रीट है, यानी कि फाइनाइट सेट है, तो अगर हमारे पास आउटपुट डिस्क्रीट है तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तो जैसे कि टेम्परेचर हो गया, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। सिंपल इज दैट। जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके 2 टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में आउटपुट क्या होगी, डिस्क्रीट, और जो रिग्रेशन है उसमें आउटपुट क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। दैट्स इट। ठीक है, अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम क्या करें, हम अपने हाइपोथेसिस को फिट करें। ये देखें, ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये डाटा पॉइंट्स आपकी हाइट हैं या वेट हैं। ठीक है, और एक लाइन, ये जो लाइन है ये प्रेडिक्टेड लाइन है, ये हमारे हाइपोथेसिस ने बनाई है। ये देखिए उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैप कर दिया है। ठीक है, एक दूसरा ये हो सकता है कि यही सेम डाटा पॉइंट्स हैं और जो हमारी जो जो सेटिंग है, जो फिटिंग लाइन है वो देखें काफ़ी कर्वी है, और एक हमारे पास सी फिगर है, उसमें देखें कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो तमाम डाटा पॉइंट्स को टच नहीं कर रही, लेकिन जो कर्वी लाइन है वो सबको टच कर रही है, और डी में भी यही है। तो इसमें आप देख लें, थोड़ा सा नीचे इसका टाइटल पढ़ लें, एग्जांपल एक्स एफ एक्स पेयर्स एंड अ कंसिस्टेंट लीनियर हाइपोथेसिस। तो ये जो ए है ये कंसिस्टेंट लीनियर हाइपोथेसिस है, अ कंसिस्टेंट डिग्री 7 पॉलिनोमियल हाइपोथेसिस फॉर द सेम डाटा सेट। तो ये जो कर्वी लाइन है ये पॉलिनोमियल है और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि लाइन जो है तमाम डाटा पॉइंट्स को टच कर रही है, अगर ऐसा नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगी। सी में क्या है, a different data set which admits an exact degree 6 polynomial fit or an approximate linear fit। अब ये जो कर्वी लाइन है ये एग्जैक्ट फिट है, और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट फिट है, और हमारे पास जो डी है उसमें क्या है, अ सिंपल एग्जैक्ट साइनोसाइडल फिट टू सेम डाटा सेट। ठीक है जी, तो ये सेम डाटा सेट के ऊपर हमने साइनोसाइडल एक को सेट किया। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हमारे डाटा को फिट कर रहे हैं। ठीक है जी, और हमारा मकसद क्या होगा, हमारा मकसद ये होगा कि हमने अपनी एरर को कम से कम करना है। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह
हम इसकी एग्जांपल्स प्रॉपरली करेंगे और ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन कैसे काम करती है। ठीक है बेटा, तो आज